आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका डॉक्टर और आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। आपका डॉक्टर में आज हम बात करने वाले हैं स्त्री रोगों के बारे में, क्योंकि आजकल महिलाओं में पीसीओएस, पीसीओडी और ब्रेस्ट कैंसर की अगर बात की जाए तो ये बीमारियां बेहद आम हो गई हैं। इनमें से कुछ बीमारियां तो ऐसी हैं जिसकी चपेट में छोटी उम्र की बच्चियां ज्यादा आने लगी हैं। ऐसा आखिर क्यों होता है और वजह क्या है? इन बीमारियों के होने से आगे चलकर क्या समस्या हो सकती है, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं। हम उनसे वो अहम सवाल पूछेंगे, वो तमाम सवाल करेंगे जिससे कि महिलाओं से होने वाली जो बीमारियां हैं, महिलाओं को उनको उस बीमारी से निजात मिल सके। लेकिन उससे पहले आपको ये बताने जा रहे हैं कि हरियाणा में मनोहर सरकार ने क्या कुछ तैयारियां स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर की हुई हैं। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि अस्पतालों में सुविधाएं दी जा रही हैं, मरीजों को हेल्थ फैसिलिटीज दी जा रही हैं और दवाओं को मुफ्त में उपलब्ध कराया जा रहा है। युद्ध स्तर पर सरकार काम कर रही है, अवेयरनेस भी फैलाई जा रही है। जांच के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप भी लगाए हैं सरकार ने। सीएचसी, पीएचसी सेंटर्स की बात की जाए तो वहां पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की नियुक्ति की गई है और सीएचसी, पीएचसी सेंटर्स पर स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ा दिया गया है। तो मनोहर सरकार युद्ध स्तर पर लगातार प्रयास कर रही है, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है। हम तमाम पहलुओं पर हर बार एक नया मुद्दा लेकर आपके बीच आते हैं, आपके स्वास्थ्य से संबंधित, जिससे कि आप स्वस्थ रहें, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप को आने वाले समय में कोई भी समस्या नहीं होगी। आपका डॉक्टर में आज हम बात करने जा रहे हैं महिलाओं से जुड़ी हुई समस्याओं की, कि आखिरकार महिलाओं को हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज क्यों होते हैं और वो कौन से इश्यूज हैं जिन पर उन्हें ध्यान देने की जरूरत है, उस पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट जुड़े हैं। डॉक्टर शमा परवीन है, सीनियर मेडिकल ऑफिसर है बिलासपुर से, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर शमा, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में समय निकालने के लिए मैम, और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू मैम, आज जिस मुद्दे को हम लेकर दर्शकों के बीच हैं वो महिलाओं से जुड़ी हुई समस्या है। अमूमन देखा जाता है कि अगर मेंस्ट्रुएशन की बात की जाए, मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात की जाए, तो महिलाओं में अमूमन इर्रेगुलर होने की बात आती है जी। तो मैं कुछ बेसिक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा जो आप हमारे माताओं बहनों को बता पाएँ, जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनको आप बता पाएँ कि इर्रेगुलर होना की वजह क्या होती है और उसको सुधारा किस तरीके से जा सकता है। जी, मैं एक सीएचसी पर पोस्टेड हूँ, सीएचसी के इंचार्ज हूँ। तो आमतौर पर हमारे यहाँ जो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स इस तरह की इर्रेगुलर मेंसेस की देखी जाती है, वो स्टार्टिंग से मैं बताती हूँ। जैसे ही एक लड़की को 13-14 की एज में, और आजकल तो मिनाके की एज जो है वो और जल्दी होने लगी है, तो पीरियड्स जैसे ही स्टार्ट होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि पीरियड्स एकदम शुरू में रेगुलर नहीं होते, तो गर्ल्स को कुछ टाइम लग जाता है, कुछ साइकिल्स लग जाते हैं उसको रेगुलर होने में। कई बार ब्लीडिंग ज्यादा भी हो सकती है, बार बार भी हो सकती है, और कई बार कई मंथ्स के बाद में, पीरियड्स आने के बाद में कुछ टाइम लगता है। तो ऐसे में पेरेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा वरिड हो जाते हैं और वो एकदम से उनका ट्रीटमेंट चाहते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो पहली बात तो समझने की ये है कि एकदम स्टार्टिंग में ये जरूरी नहीं है कि फर्स्ट साइकिल से ही हमेशा पीरियड्स जो है वो रेगुलर हो जाएं।
तो कुछ टाइम लगता है, कई बार साल 1.5 साल भी लग जाता है, तो रेगुलर साइकिल्स अपने आप ही हो जाती हैं। जो हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है वो ये है कि अननेसेसरी ज़्यादा मेडिसिन्स में ना पड़ें। बस जो हमारा डाइट है, हेल्दी डाइट गर्ल को देते रहें जिसमें आयरन ज़्यादा हो, क्योंकि ब्लड का लॉस हो रहा होता है। तो हरी पत्तेदार सब्जियां, अच्छे ताज़े हमारे सैलेड, फ्रूट्स, जी। इन सब की ज़रूरत होती है डाइट में। तो जो बैलेंस डाइट है वो लेना ज़रूरी है, एक्स्ट्रा आयरन लेना ज़रूरी है, ये और एचपी चेक कराना ज़रूरी है कि खून का लेवल अगर ठीक है, अगर नहीं है, कम है, तो फिर हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनके तहत हम आयरन की सप्लीमेंटेशन करते हैं गर्ल्स में। जैसे कि हमारी एज ग्रुप, जो हमारा चाइल्ड एज ग्रुप है, तभी से हम आयरन का सप्लीमेंटेशन करना शुरू कर देते हैं। तो ये फ्री में हम लोग स्कूल्स में भी बांटते हैं, आयरन की टैबलेट जो वीकली खिलाई जाती है, तो इतना काफी है। जी। बाकी रही बात जो है वो बाद की एज ग्रुप्स में, कि पहले रेगुलर थे अब इरेगुलर हो गए हैं 30, 35, 40 या इस एज ग्रुप में, तो वो इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत होती है। उसके कई कारण हो सकते हैं कि जिस वजह से इरेगुलरिटी होती है। जी। तो वो डॉक्टर से जब आप मिलेंगे और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस होंगी तो कारण को डिटेक्ट करते कारण के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। डॉक्टर शमा, ये जो आपने बहुत ही अहम बात बताई, आपने एक बात को यहाँ पर जिक्र किया, एक बात का जिक्र किया कि हेल्दी डाइट को आप उसमें शामिल कर सकते हैं, उससे काफ़ी जी। कुछ सुधर सकता है अगर इरेगुलर पीरियड साइकिल है तो। अभी जो बच्चों में देखा जाता है वो जंक फूड का ट्रेंड बहुत ज्यादा है। जी। तो जंक फूड और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये दो चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही हैं गर्ल्स को। जी। तो एक तो फिजिकल एक्टिविटी होनी जरूरी है। ये नहीं है कि आप फोन पे ही लगे रहे हो, घर में ही बैठे रहे, तो आपके रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी होनी बहुत जरूरी है। वो चाहे योगा की फॉर्म में हो, किसी स्पोर्ट्स की फॉर्म में हो, या आपका एक्सरसाइज है, वॉक है, एनीथिंग। जी। तो वो, और दूसरा जंक फूड को अवॉइड करना। जंक फूड वंस इन अ व्हाइल चल सकता है, लेकिन हर रोज कुछ ना कुछ जंक फूड लेते रहना, फास्ट फूड लेना स्कूलों में, बाहर, तो वो अवॉइड करेंगे तो सब ठीक रहेगा। डॉक्टर शमा, यहाँ पे आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इरेगुलरिटी को लेकर आपने जंक फूड ना लेने की बात कही, आपने साथ में ये भी बताया कि हेल्दी डाइट को शामिल करना चाहिए। मैम, कुछ जी। आप बता पाएँ कि हेल्दी डाइट्स में किन किन चीज़ों को इंटेक किया जाए, किन किन चीज़ों का एड ऑन किया जाए अपने डेली शेड्यूल में? क्या इरेगुलरिटी की अगर बात की जाए पीरियड्स की, तो वो ठीक की जा सकती है एक हेल्दी डाइट को फॉलो करते हुए? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत जरूरी है, मतलब साबुत अनाज जिसमें मिले जुले अनाज हो, प्लस सब तरह के फ्रूट्स, वो भी मिले जुले फ्रूट्स हैं। जी। और वेजिटेबल्स खास तौर पे हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक। आजकल हम तो जैसे रूरल एरिया में इतना ज्यादा काम करते हैं, जी। तो ये जरूरी नहीं होता कि जो चीजें महंगी हैं वही आपको स्वास्थ्य दे रही हैं। तो हमारे आसपास जो पाई जाने वाली चीजें हैं हम उन्हीं को प्रमोट करते हैं। तो अपने रोज की रूटीन में आप लोग साग है, पालक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज की अपने आयरन का लेवल बढ़ाने के लिए ये खाने में आपका खाने के साथ दूध या दूध से बने प्रोडक्ट्स उनको ना लें। वो आप अलग वक्त पर ले लें। दूध पीना जरूरी है, लेकिन खाने के साथ, जैसे जितना भी आयरन आपने खाने में लिया, आपकी डाइट में आपने लिया, और उसके साथ अगर आपने दूध या चाय ले ली, तो वो उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देता जी। आयरन को। जी। तो इसलिए कैल्शियम, ये मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, लस्सी, दही वगैरह है, तो ये जरूरी है कि खाने से आप थोड़ा सा डिफरेंस देखें, घंटे 2 घंटे का डिफरेंस देखें तब लें। जी। डॉक्टर रेनू भी हमारे साथ हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, सरकारी हॉस्पिटल है कैथल से। रेनू जी, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के हेलो लिए मैम। मैम, और समय निकालने के लिए। जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार मैम। डॉक्टर रेनू, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आज हम जिस तरीके से चर्चा कर रहे हैं कि जो माताओं बहनों को समस्या होती है, खासकर लोग खुलकर नहीं बात कर पाते हैं। बात की जाए तो इस तरीके की समस्याओं पर कई बार बच्चे हिचकिचाते हैं कि अपने माता पिता से कैसे हम कहें, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं वो खुद ही फेस करते रहते हैं, तो उनको आप क्या राय देना चाहेंगे? जी, बिल्कुल ठीक है। बच्चे जैसे हैं आजकल खुल के बात नहीं कर रहे। वैसे तो एजुकेशन बढ़ रही है, तो उससे कुछ फर्क पड़ा है। कुछ स्कूल्स में भी एडोलेसेंट एजुकेशन की क्लासेस है, या एडोलेसेंट गवर्नमेंट ने भी जो है एडोलेसेंट हेल्थ क्लिनिक स्टार्ट किए हुए हैं। जी। इसलिए कुछ लोग खुलकर आ रहे हैं। और आजकल जैसे गवर्नमेंट ने सब प्रोग्राम चला रखे हैं, आशा वर्कर्स हैं, गांव में एएनएम है, तो बच्चे खुलकर आते हैं।
फिर भी मैं पेरेंट्स को यही कहना चाहूंगी कि जो पेरेंट्स जब बच्चा बढ़ता है जैसे 11-12 साल का होता है तो मदर स्पेशली अपने बच्चे को एजुकेट करे, उनको डाइट के बारे में या उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो उनको खुल के बता सके ताकि उस प्रॉब्लम को इनिशियल स्टेज पे ही ट्रीटमेंट हो सके, बजाय कि वो बात जब बढ़ जाए, जैसे पीसीओडी की प्रॉब्लम है, जब ये बात प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो ये इनफर्टिलिटी को लीड करती है जो कि प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। इसलिए ये गर्ल्स खुल के सामने आए तो वही बेटर है। बिल्कुल सही बात आपने कही है कि माता पिता को कहीं ना कहीं अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंडली बिहेवियर रखना चाहिए जिससे कि बच्चे उनसे हर बात साझा कर सकें। अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम है वो उनसे ना छिपाएं और खुलकर जो समस्या है उसका डायग्नोस होकर प्रॉपर तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी। जी मैम। जैसे मैम ने बोला कि हमने एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम चलाया हुआ है, उसी में एक और इनिशिएटिव है, मतलब एडोलेसेंट हेल्थ में हमारे पास एक किशोर स्वास्थ्य क्लिनिक हर जगह मौजूद है सीएचसी लेवल पर। तो वहां पर किशोर मित्र होते हैं तो वो उनकी काउंसलिंग करते हैं। इसके अलावा हमारे हर गांव में मोस्टली मतलब हर विलेज में हमने पेयर एजुकेटर्स बनाए हैं जो एडोलेसेंट एज ग्रुप के ही होते हैं। तो ये उसी पॉपुलेशन में से कुछ बच्चे हमने चुने होते हैं जो थोड़ा समझदार या थोड़ा एक्टिव हमें लगते हैं, उनकी हम ट्रेनिंग कराते हैं 6 डेज की। और वो फिर हर हफ्ते अपने 10 से 12 या 15 बच्चों का ग्रुप बनाकर उन्हें इस बारे में एजुकेट करते हैं जो किशोर स्वास्थ्य से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती हैं। तो इस जागरूकता अभियान की वजह से बच्चे काफी अवेयरनेस पहले से बढ़ गई है, पहले जैसा नहीं है। बिल्कुल, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिना अवेयरनेस के प्रॉब्लम परसिस्ट रहेगी और फिर डायग्नोज नहीं होगी तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाएगा। डॉक्टर रेनू, मेरा आपसे अगला सवाल यही है कि जिस तरीके से हम बात कर रहे थे स्त्रियों से रिलेटेड इश्यूज़ की, फीमेल से रिलेटेड इश्यूज़ की, अगर प्रेगनेंसी की अगर बात की जाए तो प्रेगनेंसी में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ आप बता पाएँ? कौन कौन सी सावधानियाँ हैं जो लेनी चाहिए और क्या उसका प्रॉपर प्रोसीजर होता है एक प्रेगनेंसी के दरमियान और उसको कंप्लीट प्रोसेस तक? प्रेगनेंसी में सबसे पहले जरूरी है उसकी अर्ली रजिस्ट्रेशन, एज अर्ली एज पॉसिबल। जैसे ही गर्ल को पता चलेगी आई एम प्रेग्नेंट, उसको चेकअप जरूर कराना चाहिए क्योंकि जो उसके बेसिक टेस्ट होते हैं जी, जैसे हीमोग्लोबिन है, बीपी है, उसी वक्त चेक हो जाए जी। अगर उसको पता नहीं होता, कई बार प्री प्रेगनेंसी लेवल, जैसे यंग गर्ल्स है, बहुत से पेशेंट्स ऐसे आते हैं जैसे सेकेंड ही मंथ है तो बीपी हाई होता है क्योंकि उनको अनमैरिड लाइफ में कभी बीपी चेक ही नहीं कराया। अगर उसने पहले कभी चेक कराया हो या फर्स्ट लेवल उसका चेक हो जाए तो उसका अर्ली डायग्नोज और ट्रीटमेंट हो जाएगा। इसके अलावा है कि उसको अपनी डाइट का ध्यान बहुत ज्यादा रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी इज ए डिजीज, उसको बहुत ज्यादा आराम करना है या कुछ है, इट इज ए फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हम मानते हैं जी। तो उसको अपनी दिनचर्या को कंटिन्यू रखना चाहिए, अपना हल्का फुल्का व्यायाम, अपने घर का काम एज यूजुअल करना चाहिए जी। और डाइट में जैसे है हेल्दी डाइट जरूर ले क्योंकि हेल्दी डाइट ही है जो उसको एनीमिया से बचा सकती है। और एनीमिया एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत सारी प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाता है जी। तो इसलिए एनीमिया अगर करेक्ट है तो सब कुछ ठीक है जी। डॉक्टर रेनू, मैं यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जो आपने बताया कुछ टेस्ट कराने चाहिए जैसे हीमोग्लोबिन हो गया, बीपी हो गया, इसके अलावा कुछ और भी टेस्ट होते हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान ध्यान रखने की ज़रूरत होती है? बिल्कुल, रूटीन टेस्ट है जैसे हम जिसको HHH कहते हैं, हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, ये सब अब हमारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम में आते हैं। अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो उसको टाइम रहते ट्रीटमेंट होता है, टाइम रहते उसको अगर हम मेडिसिन दे देते हैं तो वो डिजीज बच्चे में नहीं जाती है। जैसे कोई भी HIV रिएक्टिव है तो इट इज नॉट ए प्रॉब्लम, अगर हम टाइम रहते उसकी मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं तो एक तंदुरुस्त बच्चा जन्म लेता है जी। अगर हमने बेसिक टेस्ट शुरू में ही कराए हैं बजाय कि वो लास्ट में पता चले तो वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। डॉक्टर थायराइड है जी का भी टेस्ट होना चाहिए जी। बहुत से ऐसे सवाल हैं जिस पर आज चर्चा करना बनता है क्योंकि ये बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जिनको लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। डॉक्टर शमा, मेरा आपसे यही अगला क्वेश्चन है कि जिस तरीके से बताया डॉक्टर रेनू ने कि प्रॉपर टेस्ट बेहद ज़रूरी है, ऐसे में अगर डाइट ली जाए तो डाइट में एक प्रेग्नेंट वुमन है तो उसको डाइट में किन किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए, क्या क्या चीज़ लेनी चाहिए? ज़रूरी है जी। क्योंकि बेबी की ग्रोथ के लिए और उसकी अपनी वेलबींग के लिए प्रोटीन का शामिल करना बहुत ज़रूरी है डाइट में। तो अनीमिया के लिए तो हमने पहले ही जिक्र कर दिया, आयरन के लिए
कि आयरन सप्लीमेंटेशन भी डाइट के साथ ज़रूरी है। वो हम आयरन टैबलेट्स जो है वो सारी लेडीज़ को देते ही हैं, कैल्शियम भी हम लोग देते हैं यहाँ से। उसके अलावा उसकी अपनी डाइट में दूध पीना, और अगर दूध बाय चांस कई लोग ये कहते हैं कि भी दूध हमें हज़म नहीं होता, तो जी। दही का इस्तेमाल करना, लस्सी का इस्तेमाल करना, मतलब कैल्शियम कि बेबी की ग्रोथ के लिए प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम ये सब चीज़ें और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी होते हैं। तो हेल्दी डाइट या बैलेंस डाइट अगर हम देखा जाए तो एक थाली को अगर आप एक तिरंगे से कंपेयर करें कि आपका मल्टी कलर्ड कुजीन होना चाहिए कि जी। जो रंग बिरंगे आपके फल और सब्जियां हैं वो सब आपकी डाइट में शामिल हो। दाल, दूध, दही, सब्जी, रोटी, अनाज, मल्टीग्रेन अगर आप यूज करते हैं अपने आटे में कई तरह का अनाज पिसवा के रख लें तो वो बहुत अच्छा है, तो उससे प्रोटीन भी शामिल हो जाएगा। दाल हर रोज जरूर खानी है। जो लोग नॉनवेज खा लेते हैं वो हर रोज एग का इस्तेमाल करें, फिश लें, जी। और बाकी जो भी वो लेना चाहें, तो प्रोटीन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। उसके साथ साथ वही जो पहले मैंने एक बात आपको बताई थी कि जी। आयरन के एब्जॉर्ब होने के लिए ये ज़रूरी है कि खाना खाने के साथ आप दूध ना लें। ये बात सबको पता होनी चाहिए। अगर वो दूध पी लेते हैं या लस्सी पी लेते हैं 1 ग्लास, तो वो जो साग में जितना आयरन खाया वो बेकार हो जाता है। तो और एक प्रेग्नेंट लेडी को रूटीन की अपनी डाइट से एक्स्ट्रा डाइट लेनी होती है। अगर हम रूटीन में 3 बार खाना खा रहे हैं तो वो 4 बार खाएं, और 2 टाइम उसमें स्नैक के भी रखें, और स्नैक हेल्दी स्नैक ही होना चाहिए जो फ्रूट्स की फॉर्म में हो सकता है, ड्राई फ्रूट्स की फॉर्म में हो सकता है, मखाने वगैरह हो सकते हैं, मखाने, या आपकी सिंपल प्रोटीन किसी और फॉर्म में। जी। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए। मैम, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि कभी-कभी मेंस्ट्रुएशन का क्या होता है कि वो होती नहीं है, फिर रुक जाती है। इस तरीके की समस्या अमूमन देखी जाती है फीमेल्स में। जब रुक जाती है तो उस केस में क्या करना चाहिए? रुकने के भी कई कारण हो सकते हैं। फर्स्ट टेस्ट तो हम प्रेगनेंसी के लिए करते हैं कि इन केस एक जी। लेडी का सबसे कॉमन जो है वो फिजियोलॉजिकल ही है कि प्रेग्नेंट पीरियड्स अगर रुके हैं तो प्रेगनेंसी टेस्ट ही होगा सबसे पहले। इन केस वो प्रेग्नेंट नहीं है तो उसके अलावा और टेस्ट के बाद पता लगाया जाता है। जैसे पीसीओडी अभी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया था, पीसीओएस, पीसीओडी बड़ा कॉमन है कि कई कई मंथ्स लग जाते हैं जी। पीरियड्स के आने में। तो वो डिपेंड करता है, टेस्ट के बाद ही डॉक्टर ही ये डिटेक्ट करेंगे कि क्या कारण है। डॉक्टर रेनू, एक्सेस ब्लीडिंग की अगर बात की जाए तो कई बार देखा जाता है कि एक्सेस ब्लीडिंग हो जाती है, उसके बाद कमज़ोरी ज़्यादा आ जाती है, चक्कर भी हो जाते हैं। उसके क्या कारण रहते हैं? कुछ फैक्टर्स आप बता पाएँ? जी बिल्कुल ठीक है। एक्सेस ब्लीडिंग पे यूजुअली क्या होता है, लेडीज 40 इयर्स की एज में, गांव की जैसी लेडीज है तो वो ये ले लेती हैं कि ये बंद होने वाले हैं इसलिए ऐसे हो रहा है, और कई कई महीने वो चेकअप के लिए नहीं आती है, और जब आती हैं तो उनको उस टाइम सीवियर एनीमिया, एचबी बिल्कुल कम हुआ होता है। जी। तो बेटर यही है कि जो भी लेडी को एक्सेसिव ब्लीडिंग हो वो डॉक्टर के पास जाए, उनको चेकअप कराए। अगर उसकी ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल है तो कुछ मेडिसिन देने से ही ठीक हो जाती है। अगर उसमें कुछ फाइब्रॉइड है या कुछ और प्रॉब्लम है, या कई बार बहुत कम केसेस होते हैं कि कार्सिनोमा वगैरह भी होता है, तो वो अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो जाता है, इसलिए जरूर चेकअप करवाना चाहिए, नहीं तो उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी और वो एनीमिया के रूप में आ जाएगी। और अगर कैंसर भी हुआ है तो बहुत लेट स्टेज पे अगर डायग्नोज होता है तो वो अनट्रीटेबल होता है। अगर अर्ली स्टेज पे है तो बहुत इजीली डायग्नोज होता है और उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ जाती है। तो इसलिए एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण होते हैं, जैसे बच्चेदानी में रसौली का होना, या बच्चेदानी के अंदर जो पर्थ होती है जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसका बढ़ जाना, हाइपरप्लेजिया, या कई बार नॉर्मल भी होता है तो उसको टाइमली ट्रीटमेंट ले लें। बिल्कुल, आपने सही बताया है। इसमें एनोवुलेशन के लक्षण कुछ आपसे जानना चाहूँगा मैम। एनोवुलेशन के लक्षण और उसके कारण कुछ आप बता पाएँ? एनोवुलेशन तो जो है वो पीसीओएस पे होता है। जैसे ओवुलेशन नहीं हुई है उसको हम एनोवुलेशन कहते हैं। इसमें एक तो मोटापा बढ़ता है। अगर किसी का एक्सेसिव वेट बढ़ रहा है, जैसे एक ही महीने में 4-5 किलो वेट बढ़ गया, या कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ हेयर्स की फेस पे है, या चिन पे है, या ब्रेस्ट पे है, एक्सेसिव है, तो वो पीसीओएस का रूप ले लेती है, एनोवुलेशन होती है। इसमें सबसे पहले वेट रिडक्शन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जंक फूड नहीं लेना, एक्सरसाइज करना, क्योंकि वेट रिडक्शन से ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है।
तो इसमें प्रॉपर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है डॉक्टर रेनू, जिस तरीके से आप बता रहे हैं। और एक्सरसाइज के साथ साथ जो हेल्दी डाइट्स हैं उनका लेना भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर शर्मा, जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं, आपने बताया कई ऐसे एस्पेक्ट्स बताए हैं जिसको फॉलो करना एक महिला के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। आपने जिक्र किया एक हेल्दी डाइट का, आपने जिक्र किया जी। कि प्रॉपर जो डाइट है, डायग्नोसिस, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको डायग्नोस कराया जाए, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट किया जाए। मैम, मैं आपसे डाइट में कुछ जानना चाहूँगा। जैसे कि कई बार ये देखा गया है कि कुछ महिलाएं होती हैं वो ना तो दूध का सेवन करती हैं ना फलों का सेवन करती हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं वो असर प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे पर देखने को मिल जाता है। तो उस ये अवस्था हमारे में वो क्या करें? हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी समस्या है कि लेडीज अपना ध्यान कम रखती हैं। जी। वो पूरी फैमिली का पूरा दिन ध्यान रखती हैं, उनके लिए इतना मेहनत करती हैं, लेकिन जब उनकी अपनी बारी आती है तो कहीं ना कहीं वो समय के कम होने का हवाला देके वो अपने आप को निग्लेक्ट करती रहती हैं। जी। और ये निग्लेक्ट करना ही जो है वो उनकी हेल्थ इश्यूज का कारण बनता है। हम्म। तो मेरी तो सभी महिलाओं से यही अपील है कि जब आप एक घर की धुरी हैं तो आपका अपना स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो जी। जिस तरह आप परिवार का ध्यान रखती हैं उसी तरह आप अपना भी ध्यान रखें। हम्म। तो होता क्या है कि सुबह एक महिला जो है वो बहुत जल्दी उठेगी, घर के सारे कामों में लगी रहेगी, तो नाश्ता जो है वो बहुत लेट हो जाता है। हम्म। अगर वो सुबह 5 या 6 बजे उठती हैं तो वो नाश्ता जो है वो सबका काम खत्म करने के बाद में 9, 10, 11 बजे तक टलता रहता है। तो बिल्कुल। जबकि ब्रेकफास्ट जो है वो सबसे ज्यादा अहम मील है, क्योंकि रात भर की स्टार्विंग हुई होती है, तो जी। हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेटेड या बिल्कुल सही बात। हाइपोग्लाइसीमिक फील कर रही होती है उस वक्त। तो जी। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपना सारा काम पे भी ध्यान दें, लेकिन हल्का फुल्का कोई एक फ्रूट सुबह ले लें तो वो आपके लिए बेहतर होगा कि उठते ही अगर आप हल्का सा अपने नित्य कर्मों से फ्री हो के एक एप्पल ही खा लें अगर, या 5 बादाम रात को भिगो के रख दें वो ले लें, तो फिर आपका नाश्ता अगर बाद में भी होता है तो चल जाएगा। इस तरह की छोटी छोटी हम चेंजेस अपने लाइफस्टाइल में करके अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं, अच्छा। ताकि आप मतलब उस कंडीशन में ना पहुंचे कि ज्यादातर लेडीज जो है वो हमारे पास, ज्यादातर महिलाएं जो है वो उस उनके नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं कि पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है, जी। कभी सिर दर्द हो रहा है, बहुत कमजोर फील कर रही हैं, सांस फूल रहा है। तो ये हम्म। सब जनरल वीकनेस के कारण होते हैं, कोई ऐसी मेन उनको बीमारी नहीं होती है। हम्म। आयरन और कैल्शियम कम होने की वजह से या सिंपल बी कॉम्प्लेक्स की कमी होने की वजह से ही ये जनरल उनको वीकनेस हो रही होती है, जो कि अपने लाइफस्टाइल में अपने डाइट को ठीक करके ही इम्प्रूव की जा सकती है। हम्म। और बाकी अगर किसी को भी ऐसा लग रहा है कि भी बहुत सांस फूलता है, बहुत कमजोरी फील हो रही है, तो प्लीज हॉस्पिटल में आके एक बार अपना ब्लड जरूर चेक करा लें, क्योंकि अनीमिया भी हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है महिलाओं में। जी। खून की कमी, सिंपल खून की कमी ही इतनी बड़ी समस्या है कि अगर एक, मतलब बड़ा दुख होता है देख के कि हमारे बिल्कुल। पास जो ओपीडी में जो एक प्रेगनेंसी के साथ, फर्स्ट प्रेगनेंसी के साथ भी कुछ महिलाएं आती हैं, उनका अपना वेट, अपना वजन 35, 36, 37 इतना जितने के बच्चों का वजन होता है, तो जी। वो खुद ही इतनी जब कम वजन की है या खुद इतनी कमजोर है, तो आप ये देखिए कि जो बच्चा वो गर्भ में है उसका बिल्कुल। क्या हाल होगा। तो आगे बच्चे भी फिर लो बर्थ वेट के होते हैं। हम्म। तो इसलिए ये जरूरी है कि जब एक शादी होती है, हम तो प्री नेटल काउंसलिंग भी करते हैं जी। कि आशा वर्कर्स भी ये प्रोग्राम चलाती हैं कि जब एक न्यूली वेडेड कपल होता है वो उसको रजिस्टर करती हैं अपने, तो उनको हम कहते हैं कि उनको पहले आप हमारे पास भेजें, पहले ही उनके सब टेस्ट हो जाएं, पहले ही हम देख लें, पहले ही उसका जनरल हेल्थ जो है वो बेटर हो जाए, ताकि जब प्रेगनेंसी हो तो माँ और बच्चा जो है वो दोनों स्वस्थ रहें। आ, तो जी। जी, तो ये बहुत ज़रूरी है अपना ध्यान देना लेडीज़ के लिए। और एक और चीज़ हम लोगों ने अब शुरू की है कि आफ्टर 40, आज ही बल्कि उसका पहला दिन था, हमने मेनोपॉज़ल क्लिनिक शुरू किया है, जी। जो एवरी ट्यूसडे, हर मंगलवार को दोपहर 12 से 2 बजे तक हम लोग मेनोपॉज़ल क्लिनिक, का मतलब ये कि 40 से ऊपर जब भी किसी महिला में वो एक वक्त आता है 40, 45, 50, जब भी कि मासिक धर्म जो है वो बंद हो जाएगा, जी। पीरियड्स बंद हो जाएंगे, तो उससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जिसमें एक सिंपल मूड स्विंग्स भी हो सकता है कि बहुत इरिटेबिलिटी होती है, थोड़ा हार्मोन्स के कम होने की वजह से जनरल वीकनेस, बोन्स में कैल्शियम का कम होना या जी। और दूसरी समस्याएं, तो उनको एक स्पेशल अप्रोच देने के लिए या उनके लिए एक स्पेशल क्लिनिक हम लोगों ने स्टार्ट किया है एवरी जी। ट्यूसडे हर बिल्कुल। पीएचसी सीएचसी पे।
ये बहुत अच्छा कदम है सरकार की तरफ से और आप स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो आपने बताया, बेहद ही जी सराहनीय कदम है जिससे कि जो फीमेल्स हैं उनमें जो जो प्रीमेच्योर या किसी तरीके की कोई समस्या क्रिएट हो रही है उससे पहले उसकी रोकथाम हो सके। और डॉक्टर जी रेणु भी एक हमारे और साथ। चीज है, जी। जो हमारा एनसीडी क्लिनिक है उसमें हम्म, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर को इंक्लूड किया गया है, तो उसकी भी 30 साल से ऊपर की सब फीमेल्स की हम लोग स्क्रीनिंग रूटीन में कर रहे हैं। जी, बहुत अच्छी बात है मैम। जिस तरीके से आप एक सराहनीय कदम है जो आपकी तरफ से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किया जा रहा है। डॉक्टर रेणु भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर रेणु, कई बार हम देखते हैं कि एज फैक्टर की बात आती है तो एज फैक्टर में 30+ फीमेल्स में कई बार चेहरों पर पिंपल्स की ज़्यादा समस्या रहती है, फेस पर उनके पिंपल्स ज़्यादा आ जाते हैं। उसका रीज़न मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर पिंपल्स होते क्यों हैं। आफ्टर मैरिज भी कई फीमेल्स के चेहरे पर इस तरीके के पिंपल्स की समस्या अमूमन देखी जाती है। क्या उसकी वजह बढ़ती उम्र होती है या फिर कुछ और फैक्टर होते हैं? 30 ईयर्स के बाद जो यंग एज में है वो तो एक्नी होते हैं, 30 ईयर्स के बाद भी कुछ में होते हैं। तो ये जो है हार्मोनल डिस्टरबेंस ही है। जी। तो इसीलिए इससे रिलेटेड 30 ईयर्स की एज में कम आते हैं, 40 ईयर्स में भी कईयों को पिंपल्स आ जाते हैं। दे आर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ हार्मोन्स। कुछ में तो ये चेंजेस रहते हैं जी। और कुछ में है कि जैसे उनको अपने स्किन का ध्यान रखना, सप्लीमेंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही बात आ जाती है जैसे डॉक्टर शर्मा ने बताया कि डाइट का ध्यान नहीं रखा जाता है, बिल्कुल यही अपना होता है। ध्यान नहीं रखा जाता, अपने लिए टाइम नहीं निकाला जाता है। जी। तो ये एक बेसिक रीजन है। हम्म, और इसीलिए सरकार ने ये जो कदम उठाया है मेनोपॉजल क्लिनिक का भी, ये बेसिकली 40 ईयर्स से अबव वालों के लिए है। जी। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने जैसे मेमोग्राफी है जहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट अवेलेबल है, वहाँ पे मेमोग्राफी की मशीन्स भी आएंगी ताकि अर्ली जो है हमें ब्रेस्ट कैंसर या कोई भी ब्रेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है पता चल जाए। इसके अलावा बीएमडी मशीन जो बोन मैरो डेंसिटी को देखेंगी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, वो सब आ जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। जो लेडीज 40 ईयर्स की लेडीज जो तक क्या होता है कि वो फैमिली में बिजी हो जाती है जी। तो उनको अपने लिए ही ध्यान नहीं रहता, तो एक स्पेशल अटेंशन गवर्नमेंट की तरफ से है। ये एवरी ट्यूसडे हमारा ये होगा मेनोपॉजल क्लिनिक, और इसमें जो भी लेडीज मेनोपॉजल सिंड्रोम के साथ आती हैं, हॉट फ्लैशेस, मूड चेंजेस, वो सब इसमें रजिस्टर हो जाएंगी और फॉलोअप होता रहेगा। जी। डॉक्टर रेणु, बेहद ही सराहनीय कदम है, सरकार लगातार प्रयास कर रही है। बात की जाए अगर हरियाणा में भी मनोहर सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि जिसके चेहरे पर पिंपल्स हो जाते हैं, जिस किसी फीमेल के बढ़ती एज में, तो क्या कोई प्रॉपर ऐसा मेडिसिन है, कोई ऐसा मेडिकेशन है जो वो ले सकती हैं? क्या कुछ आप प्रिस्क्राइब करना चाहें? क्या वो घर पे बैठ के उसको यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई घरेलू उपचार करें? किस तरीके से वो प्रॉब्लम एक्चुअली होती क्या है? घरेलू उपचार हार्मोनल डेफिशिएंसी है, उसको चेकअप करा लेना चाहिए। फेस का ध्यान रखें, बार बार फेस को वॉश करें, सिंपल सोप एंड वाटर, या घर में जो है होम रेमेडीज भी है जैसे दही वगैरह है, बेसन है, ये लगा सकती है। पर उसमें ये है कि दर्द ना जमे, ऑयली फूड को अवॉइड करें, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑयली खाने से भी ये चीज हो जाती है। और अगर फिर भी है तो एक बार डॉक्टर से सलाह से मेडिसिन प्रिस्क्राइब हो जाती है। बिल्कुल। डॉक्टर शर्मा, मैं आपसे इसी सवाल पर कुछ रिएक्शन लेना चाहूँगा कि चेहरे पर जो पिंपल्स आते हैं उसको लेकर कुछ आप बता पाएं। जिस तरीके से डॉक्टर रेणु बता रहे थे कि दही का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा डर्ट को जमा ना होने दें, साथ में डॉक्टर से कंसल्टेशन लें। बिल्कुल सही बात आप डॉक्टर रेणु बता रहे हैं। डॉक्टर, मैं आपसे यही जानना चाहूँगा डॉक्टर शर्मा कि क्या इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है? कुछ आप प्रिस्क्राइब करना चाहें, कुछ मेडिसिन, कुछ होम रेमेडीज में कुछ स्किन की किसी भी प्रॉब्लम के लिए अपने घर में एक एलोवेरा का पौधा लगा लें जी, बहुत अच्छा रहता है। अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, एटलीस्ट एलोवेरा तो यूज कर ही सकते हैं। उसका जेल बहुत सिंपल है निकालना किसी भी प्रॉब्लम के लिए। तो स्किन की सब प्रॉब्लम्स के लिए, इवन जो नॉर्मल हमारा सिर में डैंड्रफ की कंप्लेंट्स के साथ आते हैं तो वो भी उससे हील हो जाता है। मतलब इट्स अ मैजिक प्लांट, मैजिकल प्लांट है। तो होम रेमेडी के तौर पे तो यही है, बाकी तो हम अपनी ट्रीटमेंट तो देंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शर्मा हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर रेणु, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मैम इस चर्चा में शामिल होने के लिए, खबर फास्ट पर आने के लिए और समय देने के लिए। तो आपका डॉक्टर में आज हम बात कर रहे थे महिलाओं से जुड़े हुए रोगों की। अगर आपके घर में माता बहनें हर घर में होती हैं और बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो अपना ध्यान नहीं रख पाती। अगर आपके घर में भी आपकी कोई माता या बहन इस तरीके की समस्याओं से जूझ रही है या अपने आप को नज़रअंदाज कर रही है,
तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है पुरुष होने के नाते कि आप उनका ख्याल रखें और किसी भी तरीके की बीमारी बिगड़ने से पहले उसकी रोकथाम की जा सके। मातृशक्ति की बात की जाए, अगर वो स्वस्थ हैं तो पूरा परिवार स्वस्थ रहता है। फिलहाल मेरे साथ आपका डॉक्टर मित्र हैं। नमस्कार।